हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं पाहुल इंस्टीट्यूट का ऑफिशियल चैनल यस टीचर और मैं हूं आपका आइल्स टीचर जसविंदर सिंह। तो लो जी, आज की क्लास स्टार्ट होने जा रही है जिसमें हम करेंगे रियल राइटिंग। रियल राइटिंग में देखेंगे कि टास्क 2 का इंट्रोडक्शन आपने कैसे लिखना है और इंट्रोडक्शन में जो दो मेन लाइंस हैं, मतलब इंट्रो लाइन एंड थीसिस लाइन, उसको आप कैसे लिखोगे, कैसे इसकी टेम्पलेट बनती है, आपने कैसे मगअप नहीं करना, कैसे खुद बनानी है और यूज करनी है, वो देखेंगे हम आज की क्लास में। आज का जो लेसन है वो है लेसन नंबर 14। हमने लेसन नंबर 1 से लेके 13 तक आपको प्रिपेयर किया है आज की क्लास के लिए कि आप सही से लिख पाओ। अभी आपको पता है कि इंट्रो लिखने से पहले, ऐसे स्टार्ट करने से पहले, कि जो आपकी टास्क 2 की जो स्टेटमेंट है उसको कैसे पढ़ना है, उसके कौन से पार्ट्स हैं, फोकस क्वेश्चन कैसे बनते हैं, प्लानिंग क्या है, ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे होती है, आपको ये सब कुछ पता है। पूरी स्ट्रक्चर्स पता है, सीसी पता है, आपको पता है रीजन रिजल्ट कैसे लिखना है, कैसे कंट्रास्ट दिखाना है। अब आप बिल्कुल पूरी तरीके से रेडी हो कि कैसे हमने लिखना है। आज की क्लास में आपको मैं जो बताने जा रहा हूं, इसके बाद आपको लिखना बहुत आसान हो जाएगा। हम एग्जांपल लेने जा रहे हैं कॉज सॉल्यूशन ऐसे की, जबकि हम सभी टाइप के ऐसे, सभी टाइप की टास्क हम कवर करेंगे। लेकिन आज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं राइटिंग, जिसमें हम टेम्पलेट बनाएंगे, जिसमें हम ऐसे की इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उसमें जो हम टास्क लेने जा रहे हैं वो है कॉज एंड सॉल्यूशन ऐसे। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे हमने इंट्रो लिखनी है। तो हमारे पास जो हमने टास्क का जो स्टेटमेंट है, आपको ऑलरेडी पता है कि इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। वो है नंबर 1 फैक्ट, दूसरे नंबर पे ओपिनियन और तीसरे नंबर पे टास्क। इन 3 पार्ट्स, ये 3 पार्ट्स हैं, ये जो कि आपको हमने पहले बता रखा है, आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन कंटिन्यूटी बनाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। और अब हम लिखने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन के अंदर 2 पार्ट्स हैं। एक तो इंट्रोडक्शन लाइन लिखनी है जिसको हम जर्नल लाइन बोलते हैं, और दूसरी जो है वो है थीसिस। अभी जो इंट्रोडक्शन लाइन है ये बैकग्राउंड ही होती है, जो कि हमारे पास जो स्टेटमेंट में बैकग्राउंड है, फैक्ट है, हमने उससे ही इसको लेना है, उसका पैराफ्रेज करना है, फ्रेजेस चेंज करने हैं, वर्ड्स चेंज करने हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन चेंज करके, वेरिएशन दिखा के उसी चीज को, बैकग्राउंड को दोबारा इंट्रोडक्शन में हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहले एक एक करते हैं। पहले हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं, फिर इसके बाद मैं बताऊंगा थीसिस, और फिर इसके बाद बताऊंगा कि टेम्पलेट उसमें से कैसे एक्सट्रैक्ट करनी है और उसको आपने कैसे यूज करना है। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है कि हम अभी इंट्रोडक्शन लिखने जा रहे हैं। तो उसके लिए जो हमारे पास जो स्टेटमेंट है आपके सामने रही, इसमें क्या लिखा हुआ है? फ्रेश वाटर हैज ऑलवेज बीन अ लिमिटेड रिसोर्स इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। टुडे, however, growing worldwide demand has made this a global problem। अच्छी तरह समझ में आ गया कि जो फ्रेश वाटर है ये बहुत ही सीमित रिसोर्स है बहुत सारे कुछ पार्ट्स में वर्ल्ड में, और जबकि ये जो बढ़ती हुई, जो पूरी की पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में इसकी बढ़ती हुई जो डिमांड है वो हमारे लिए अभी पूरी एक ग्लोबल प्रॉब्लम बन चुकी है। तो ये जो है हमारे पास जो लिखा हुआ स्टेटमेंट का जो फर्स्ट पार्ट है, और ये जो पार्ट है ये पूरा का पूरा पार्ट क्या है? फैक्ट है। जब भी आपके पास पहले टास्क 2 की जब क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा तो आपका ध्यान कहां जाएगा कि फैक्ट क्या है, ओपिनियन क्या है और टास्क क्या है। इस केस में ये सारा का सारा फैक्ट है, इसमें कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं है। आप देख भी सकते हो ये परफेक्ट टेंस में लिखा हुआ है और ये भी पूरा का पूरा परफेक्ट टेंस में लिखा हुआ है, मतलब कि इसमें कोई भी पॉसिबिलिटी, संभवता की कोई भी गुंजाइश नहीं है। तो ये जो है फैक्ट है। फैक्ट का मतलब बैकग्राउंड है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। अगर इसने बोला है कि ये फ्रेश वाटर लिमिटेड रिसोर्स है तो लिमिटेड रिसोर्स है कुछ पार्ट्स में वर्ल्ड में। अगर इसने बोला है कि इसकी जो बढ़ती हुई डिमांड है वो ग्लोबल प्रॉब्लम बन रही है तो मतलब बन रही है, इसमें कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, ये फैक्ट है। अब हम जो इंट्रोडक्शन लिखेंगे
वो इसी को चेंज करके लिखने वाले हैं। सेम थिंग बट इन अदर वर्ड्स। ठीक है जी। और हम आगे भी पढ़ लेते हैं कि ये टास्क क्या बता रहा है। व्हाट आर द कॉजेज, अभी यहां पे कॉज बताया है, पूछ रहा है कॉजेज बताइए, रीजन बताइए किसके, ऑफ इंक्रीज डिमांड, ये जो पानी की बढ़ती हुई डिमांड है इसके क्या कॉजेज है, एंड व्हाट मेजर्स कैन गवर्नमेंट्स एंड इंडिविजुअल्स टेक टू रिस्पॉन्ड टू दिस प्रॉब्लम, और गवर्नमेंट और इंडिविजुअल्स क्या कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ये जो है हमारी जो टास्क है इसमें क्या पूछा गया है, रीजन, ठीक है, कॉज पूछा गया है और उसके बाद सोल्यूशन पूछा है। मेजर का मतलब क्या है, सोल्यूशन पूछा है कि सोल्यूशन गवर्नमेंट्स के पास क्या है और इंडिविजुअल्स के पास क्या है। तो ये जो हमारा जो पार्ट है ये है टास्क, ये जो हमारा पार्ट है ये है फैक्ट। तो आपको एनालाइज करना आता है, तो ये आपको मैंने अभी आपको बताया। अब हमारा काम क्या है हमारा काम क्या है कि अभी हम जो इसका फैक्ट है उस फैक्ट को चेंज करके हमने इंट्रोडक्शन की पहली लाइन लिखनी है। ठीक है जी। और ये जो हम एक एक लाइन लेते हैं, सबसे पहली वाली जो लाइन है, फ्रेश वाटर हैज ऑलवेज बीन अ लिमिटेड रिसोर्स इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, इस लाइन को हमने यहां पे दोबारा ले लिया। ठीक है, लिखा। ये जस्ट आपको समझाने के लिए है। अब मैं इस लाइन को चेंज करूंगा, ठीक है, फिर इसके बाद सेकंड लाइन को चेंज करेंगे, क्योंकि चेंज करना मतलब सिर्फ इसके हमने फ्रेजेस, वर्डिंग, राइटिंग स्टाइल चेंज करना है, लेकिन मीनिंग सेम रहना चाहिए। समझ में आ गया, पैराफ्रेज करना है जैसे हम टास्क 2 में करते थे। ठीक है जी। तो फ्रेश वाटर हैज ऑलवेज बीन अ लिमिटेड रिसोर्स इन सम पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड, इसको हम कैसे कर सकते हैं, देखिए, जब मैं आपको टेक्निक बता रहा हूं, आपका ध्यान सबसे पहले वर्ड्स के ऊपर जाता है, लेकिन वर्ड्स के ऊपर नहीं जाना चाहिए। आपका सबसे पहले माइंड जो जाना चाहिए वो सेंटेंस के ऊपर जाना चाहिए, पूरा का पूरा सेंटेंस फॉर्मेशन के ऊपर, या फिर फ्रेजेस के ऊपर जाना चाहिए। और वर्ड्स जो है वो साथ साथ में, अगर आपको उनका सिनोनिम या और सिमिलर वर्ड्स पता तो ठीक है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर मैं यहां पे सेंटेंस को देखूं तो सेंटेंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वर्ब। आप वर्ब को देखिए, इसमें लिखा है हैज ऑलवेज बीन अ लिमिटेड रिसोर्स इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो फ्रेश वाटर पूरा का पूरी लाइन जो है, हमारा ध्यान पूरे सेंटेंस के ऊपर है। तो जब सेंटेंस पे हो आप, तो जब आप स्टार्टिंग करनी है तो सबसे अच्छी फॉर्मल स्टार्टिंग है अगर सेंटेंस देयर से स्टार्ट हो, THERE, अगर सेंटेंस देयर से स्टार्ट होना चाहिए। अगर आप कर सको तो अच्छी बात है। दूसरे नंबर पे बी वर्ब एज अ मेन वर्ब हो। ठीक है, बी वर्ब एज अ मेन वर्ब हो, मतलब कि इज, एम, आर, वॉज, वर, इज, एम, आर, वॉज, वर, या फिर बी की जो है ING फॉर्म होती है बीइंग, और बी की थर्ड फॉर्म होती है बीइंग, मतलब कि ये जो है एज अ मेन वर्ब काम करें। ये दोनों चीजें अगर आप करते हो, ठीक है, तो एक बहुत अच्छी फॉर्मल स्टार्टिंग मिलती है। ठीक है, तो हम यहां पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं यहां पे लिख रहा हूं देयर। ठीक है, और हाँ, तीसरी चीज मैं एक और चीज बताना भूल गया आपको। एक तो है सेंटेंस देयर से स्टार्ट हो, बी वर्ब एज अ मेन वर्ब हो, और अगर आप परफेक्ट टेंस में लिखोगे, किस में लिखोगे, परफेक्ट टेंस, तो ये तीन चीजें जो हैं बहुत ज्यादा फॉर्मल हो जाएगी आपकी राइटिंग अगर देयर से बी वर्ब और परफेक्ट टेंस लिखोगे। यहां पे परफेक्ट टेंस इन्होंने पहले से ही लिया हुआ है। ठीक है, और बी वर्ब भी वैसे पहले से ही लिखी हुई है, लेकिन अगर नहीं है तो आप लिखिए परफेक्ट टेंस। हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम परफेक्ट टेंस जो है वो थोड़ी सी बैकग्राउंड, पीछे की कहानी बताता है, आपको आज के समय से थोड़ा सा पीछे लेके जाएगा वो। ठीक है ना, तो यहाँ पे दीज डेज, ठीक है, इन दिस इरा, ऐसे वाले फ्रेजेस लिखने नहीं पड़ेंगे अगर आप परफेक्ट टेंस यूज कर रहे हो। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा देयर से स्टार्ट किया, देयर हैज बीन। ठीक है, अभी ये देखिए परफेक्ट टेंस भी आ गया, और बी की थर्ड फॉर्म बीइंग भी आ गया, मेन वर्ब बी भी हो गई, तीनों चीजें हो गई। देयर हैज बीन, अभी क्या है, देयर हैज बीन आ, यहाँ पे अ लगा के, अभी यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखा है लिमिटेड, तो लिखा हुआ लिमिटेड रिसोर्स, आप भी लिख सकते हो देयर हैज बीन अ लिमिटेड रिसोर्स, किस चीज का, ऑफ फ्रेश वाटर। ठीक है, देयर हैज बीन लिमिटेड रिसोर्स ऑफ फ्रेश वाटर, बिल्कुल सही है ये। ठीक है, और लिमिटेड रिसोर्स को अगर आप और शॉर्ट करके लिखोगे तो क्या है,
तो लिमिटेड को आप अगर इसका ईडी जो फॉर्म है अगर आप उसको नाउन फॉर्म में बनाओगे तो क्या बनेगा, लैक, LACK, लैक। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो देयर हैज बीन अ लैक। लैक का मतलब क्या होता है, कमी। ठीक है, किस चीज की कमी, कमी ऑफ फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर क्या है, ड्रिंकिंग वाटर। तो आप लिखेगा लैक ऑफ फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर। अभी आप देखिए देयर हैज बीन अ लैक ऑफ फ्रेश वाटर, देयर हैज बीन अ लैक ऑफ फ्रेश वाटर। आप लिख सकते देयर हैज बीन अ लिमिटेड रिसोर्स ऑफ फ्रेश वाटर, लेकिन हमने लिमिटेड रिसोर्स को क्या लिख दिया, लैक, लैक ऑफ फ्रेश वाटर। आगे लिखा हुआ है इन्होंने इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, थोड़ा थोड़ा सा अभी हम चेंज करेंगे। ठीक है, अभी ये जो लिखा हुआ है इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, हम लिख देते हैं इन सम पार्ट्स की जगह पे लिख दो एरियाज। थोड़ा थोड़ा अगर आपने चेंज करनी है वोकैबुलरी तो कर सकते हो, एरियाज। यहां पे प्रेपोजिशन उसने ऑफ ली है, हम ले लेते हैं अराउंड, अराउंड ले लेते हैं, प्रेपोजिशन चेंज कर देते हैं। ठीक है, अराउंड द वर्ल्ड, अराउंड द वर्ल्ड। ओके, तो देयर हैज बीन अ लैक ऑफ फ्रेश वाटर इन सम एरियाज अराउंड द वर्ल्ड। जो ये आपने पीछे जो प्लेस लिखा है इसको आप आगे भी लिख सकते हो। ठीक है ना, थोड़ी सी और वेरिएशन हो जाएगी। तो इसी को अगर मैं थोड़ा सा रिफॉर्म करूं तो क्या बनेगा, सेंटेंस, माफ कीजिएगा, तो सेंटेंस क्या बनने वाला है, सेंटेंस बनेगा इन सम एरियाज अराउंड द वर्ल्ड। लो जी, क्या किया हमने, ये वाला जो पूरा का पूरा सेंटेंस, पूरा का पूरा जो फ्रेज है, ठीक है, प्लेस का जो एडवर्ब का फ्रेज है, इसको हमने आगे लेके आया। इन सम एरियाज अराउंड द वर्ल्ड देयर हैज बीन a lack of फ्रेश वाटर। लो जी, फुल स्टॉप। ठीक है, अभी आप एक चीज देखिए, ठीक है, इसमें अगर आप देयर हैज बीन लिख रहे हो तो तीनों चीजें जो है वो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी होती है। पहले तो हमारे पास देयर से स्टार्ट हो गया सेंटेंस, दूसरा हमारे पास परफेक्ट टेंस भी लगा हुआ है, तीसरा हमारे पास बी एज अ मेन वर्ब भी है। तो जस्ट तीन चीजों को सोचने की बजाय कि आप एक फ्रेज आपके दिमाग में फिट हो जाए, आप बोलोगे देयर हैज बीन, देयर हैज बीन, देयर हैज बीन, आगे अ लगा के नाउन स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो ये जो देयर हैज बीन है, अगर इस फ्रेज को आप अपने माइंड में रख लो तो कितना अच्छा है। अभी इसके पहले देखो इन सम एरियाज अराउंड द वर्ल्ड, ये हम लिखते रहते हैं। ठीक है, कि प्लेस और टाइम, हम दोनों चीजों को आगे लेके आ सकते हैं। ठीक है, इसमें मैं प्लेस को आगे लेकर आया। ठीक है, टाइम भी हो सकता है, दीज डेज, ऐसे लिख सकते हो आप। ठीक है, इन दिस मॉडर्न एज, एज पर टास्क अगर उसमें लिखा हुआ है तो, अदरवाइज प्लेस भी आप आगे लेके आ सकते हो। तो इन सम एरियाज अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है, ये जो फ्रेज है कॉमन सा फ्रेज है, आप इसको भी आप माइंड में रख सकते हो। तो ये फ्रेज बहुत सारी टास्क में यूज हो सकता है। ये वाली, ये जो फ्रेज है देयर हैज बीन, ये स्टार्टिंग बहुत सारी टास्क में यूज हो सकती है। ये इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ टास्क है, तो इनको हम बोलते हैं टेम्पलेट लाइन। तो ये टेम्पलेट लाइन हो गया। ठीक है ना, इन सम एरियाज अराउंड द वर्ल्ड देयर हैज बीन आगे डैश डैश डैश, जो भी टास्क में लिखा है उसके हिसाब से आप लिखोगे, आपको पता चल गया ये स्टार्टिंग क्या है। तो ये जो है यहां से लेके इन सम एरिया अराउंड द वर्ल्ड और देयर हैज बीन तक, यहां तक आप लिख सकते हो। यहां तक तो मतलब है कि आप याद कर सकते हो। तो इसको बोलते हैं टेम्पलेट लाइन, जो कि आपको गाइड करती है कि स्टार्टिंग कैसे करना है। ठीक है ना, और इसके बाद आगे फ्रेज बनाना आपको आना चाहिए। ठीक है, अ लैक ऑफ फ्रेश वाटर, ये हमने यहाँ पे स्टेटमेंट से लिया है क्योंकि फ्रेश वाटर की कमी की बात हो रही है। ठीक है जी, क्योंकि फ्रेश वाटर जो है वो लिमिटेड रिसोर्स है। लिमिटेड रिसोर्स को हमने लैक में कन्वर्ट किया, इसके बाद हमने फ्रेश वाटर लिखा, लैक ऑफ फ्रेश वाटर करके हमने एक फ्रेज जनरेट किया। अभी आप देखिए, हम मैं कुछ नहीं किया अभी फिलहाल, जस्ट पहली लाइन को चेंज करके लिखा है। यहां पे लिखा हुआ था फ्रेश वाटर हैज ऑलवेज बीन अ लिमिटेड रिसोर्स इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और हमने लिखा इन सम एरियाज अराउंड द वर्ल्ड देयर हैज बीन अ लैक ऑफ फ्रेश वाटर। मतलब उसी को हमने चेंज करके, सेंटेंस फॉर्मेशन चेंज करके, फ्रेजेस को चेंज करके हमने लिख दिया। तो ये होगी हमारी पहली लाइन।
जस्ट ध्यान में रखिएगा, सभी कुछ जोड़ेंगे बाद में, एक एक स्टेप करके देखिए ताकि आप अच्छी तरह से समझ में आए। समझ में आएगा तो लिखना बहुत आसान रहेगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट लाइन जो है वो क्या है, टुडे हाउएवर ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड डिमांड हैज मेड दिस अ ग्लोबल प्रॉब्लम। अभी ये तो हो चुका, पहली वाली लाइन तो खत्म हो, लिख दिया। अब जो दूसरी लाइन है, ये लो मैंने यहां पे दूसरी लाइन आपकी जस्ट सहूलियत के लिए, आपकी जस्ट असिस्टेंस के लिए मैंने दोबारा लिख दी। ठीक है, अभी हम इसको चेंज करते हैं। पहले सबसे पहले ध्यान कहां जाना चाहिए, सेंटेंस फॉर्मेशन पे। सबसे पहले ध्यान कहां जाना चाहिए, फ्रेजेस के ऊपर। सेंटेंस देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ठीक है, टुडे को छोड़ दीजिए, हाउएवर छोड़ दीजिए, सेंटेंस स्टार्ट होता है ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड डिमांड, ठीक है, हैज मेड दिस अ ग्लोबल प्रॉब्लम। ठीक है, तो बढ़ती हुई जो वर्ल्ड वाइड डिमांड है इसने बना दिया है इसको एक ग्लोबल प्रॉब्लम बना दिया है। अभी आप देखिए यहां पे जो वर्ब लगी हुई है, वर्ब के ऊपर ध्यान जाना चाहिए। ठीक है, अब आपको क्लियरली पता चल गया है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये रीजन और रिजल्ट की स्ट्रक्चर है। किसकी है, रीजन रिजल्ट की स्ट्रक्चर है। ठीक है जी, ये जो वर्ब लगी हुई है मेड, ठीक है, जिसकी फर्स्ट फॉर्म है मेक, तो ये तो रीजन रिजल्ट बताती है। आपको कैसे पता, मैंने आपको बताया था 3 ऐसी वर्ब्स जो पिछले लेसन में हमने आप डिस्कस की है। कौन कौन सी वर्ब्स हैं वो, कॉज, लीड टू एंड रिजल्ट इन। ये जो हैं, ये 3 जो वर्ब्स हैं ये रीजन रिजल्ट बताती है। ठीक है, इसके इस साइड में रीजन होगा मतलब कॉज होगा और इस साइड में रिजल्ट होगा। ऐसे बताया गया था ना आपको। लेकिन ये 3 ही नहीं है, मेक भी मैंने आप, चलो ठीक है मैं ऐसे करता हूं आपको ना, जस्ट क्या बोलते हैं, एक एग्जांपल से बताता हूं। अगर मैं यहां पे लिखता हूं 2 and 2 makes 4। ठीक है जी, 2 और 2 4 होते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, 2 and 2 मीन्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 and 2 और एडिशन ऑफ 2 and 2, सम ऑफ 2 and 2। ठीक है, क्या है, मेक्स 4, वो 4 बनते हैं। ठीक है, तो 2 and 2 ये जो फर्स्ट पार्ट जो फ्रेज है ये रीजन है। ठीक है, और हमारे पास रिजल्ट क्या बन निकलता है, 4, ये रिजल्ट है। रीजन क्या है, जब 2 और 2 एक साथ आते हैं, जहां वो जुड़ते हैं जहां फिर वो मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, और रिजल्ट क्या हमारे पास आ रहा है, 4। अभी ये जो मेक जो हमने लिखा है मेक, ठीक है, अभी आप देखिए ये रीजन रिजल्ट बता रहे हैं ना। आप इसकी जगह पे ये कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, आप लिख सकते हो कॉजेज, 2 and 2 causes 4, 2 and 2 results in 4, 2 and 2 leads to 4। आमतौर पर स्कूल में जो मैथमेटिक्स पढ़ाता था वो 2 and 2 इक्वल्स टू 4। अगर आप सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे तो 2 and 2 मीन्स, मतलब 2 and 2 मीन्स 4। तो मतलब देखिए ये जितनी भी वर्ब्स हैं बीच में, ठीक है, ये सारे रीजन बता रही हैं। तो यहां पे मेड जो है यही तो मेक ही तो है, मेक ही थर्ड फॉर्म तो है क्योंकि यहां पे परफेक्ट टेंस में यूज किया हुआ है हैज लगा के। तो यहां पे भी हमारे पास क्या है, रीजन एंड रिजल्ट। जहां पे हमारे पास ये सामने ये साइड जो है ये रीजन है और ये जो साइड है ये रिजल्ट है। ठीक है जी, अब हमें दिख गया, अब इसको हम चेंज करते हैं। मुझे समझाते हुए थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन आप जब लिखेंगे सोचेंगे आपको टाइम लगेगा नहीं। ठीक है, तो लो जी अभी हम देखते हैं कैसे हम इसको अब लिख सकते हैं। हम क्या करते हैं, अब मैंने आपको जैसे बताया, ठीक है, ये तो वर्ब है जो कि बता रही है, या ये जो है दिस हैज मेड दिस ग्लोबल प्रॉब्लम, ये है रीजन, सॉरी ये है रिजल्ट, ये है रिजल्ट, और ये जो सामने है ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड डिमांड ये है रीजन। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं कि ये जो है रिजल्ट को आगे ले आएंगे और रीजन को पीछे लेके जा रहे हैं, और रीजन को जो है वो हम लेके जाएंगे पीछे। ठीक है, हम रिजल्ट को आगे लेके आ रहे हैं। ठीक है, अभी रिजल्ट को आगे लेके आ रहे हैं, थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। अभी आप देखिए क्या, तो दिस अ ग्लोबल प्रॉब्लम को जस्ट
इसको हम चेंज कर देते हैं, दिस इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम। ठीक है, यहां पे पूरा सेंटेंस लिख देते हैं हम लोग, हम लिख देते हैं दिस इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम। ठीक है, अभी आप देखिए यहां पे टुडे लिखा हुआ है, टुडे को हम यहां पे लिख देते हैं नाउ, यहां पे लिख देंगे नाउ। तो दिस इज नाउ अ ग्लोबल प्रॉब्लम, दिस इज नाउ अ ग्लोबल प्रॉब्लम। अब इसको हम लेके जाएंगे पीछे। ठीक है, ग्रोइंग को लिख देते हैं ग्रोथ। ठीक है, क्योंकि इसका जो अच्छा जो नाउन है ग्रोइंग का वो बनता है ग्रोथ। तो मैं यहां पे लिख देता हूं अ ग्रोथ, ग्रोथ। ठीक है, किसमें? वर्ल्ड वाइड डिमांड में। मैं ज्यादा कुछ चेंज नहीं कर रहा हूं। ठीक है, वर्ल्ड वाइड डिमांड। ठीक है जी, ओके। अब बीच में जो वर्ब था हमें क्या लगाना है, आपको मैंने ऑलरेडी बताया था रीजन रिजल्ट वाली स्ट्रक्चर्स में, अगर आप ध्यान होगा आई थिंक लेसन नंबर 10 में बताया था। ठीक है, कि आप यहां पे क्या लगा सकते हो, आप लगा सकते हो, देखिए पीछे नाउन फ्रेज ही है, आगे S1 है, तो यहां पे क्या लग सकता है, यहां पे लग सकता है, मैं यहां पे कोमा लगा के लिख सकता हूं विच इज ड्यू टू। ठीक है, आप देखिए दिस इज नाउ अ ग्लोबल प्रॉब्लम विच इज ड्यू टू अ ग्रोथ इन वर्ल्ड वाइड डिमांड। बन गया। ठीक है, आप यहां पे लिख सकते हो विच इज ड्यू टू, आप लिख सकते हो विच इज बिकॉज ऑफ। ओके, आप लिख सकते हो विच इज अ रिजल्ट ऑफ, आप लिख सकते हो विच इज अ कंसिक्वेंस ऑफ, आप लिख सकते हो विच इज कॉज्ड बाय। ठीक है, दिस इज नाउ अ ग्लोबल प्रॉब्लम विच इज कॉज्ड बाय अ ग्रोथ इन वर्ल्ड वाइड डिमांड। ये हमने पूरे के पूरे फ्रेज हमने ऑलरेडी, जब मैंने आपको रीजन रिजल्ट की स्ट्रक्चर्स बता रहा था लेसन नंबर 9-10 में, मैंने अच्छी तरह से आपको बताई हैं ऑलरेडी। ठीक है जी, तो अभी आप देखो कितना अच्छा हो गया। जस्ट अपने माइंड में क्या रखना है कि हाँ भाई रीजन रिजल्ट है, दिख गया आपको, आपने रीजन रिजल्ट को आगे पीछे करके जो भी दिमाग में स्ट्रक्चर आती है लिख दो यार। ठीक है, कितना सिंपल सा सिस्टम है। ठीक है, अब मुझे पक्का पता है कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हाँ यहां पे भी आप क्या कर सकते हो, ये जो विच इज है, विच इज दैट इज, इसको आप उठा सकते हो, यहाँ पे इसको उठा सकते हो, सीधा लिख सकते हो दिस इज नाउ अ ग्लोबल प्रॉब्लम ड्यू टू अ ग्रोथ इन। ठीक है, ये कोमा भी साथ में निकल जाएगा। ठीक है, तो ये भी ये भी साथ में चला जाएगा, इसको भी साथ में। सो बन जाएगा, ठीक है, दिस इज नाउ अ ग्लोबल प्रॉब्लम ड्यू टू ग्रोथ इन वर्ल्ड वाइड डिमांड। सिंपल। ये जो यहाँ पे टुडे था इसका हमने नाउ लिख दिया, जो हमने यहाँ पे टुडे लिखा था इसका हमने नाउ बना दिया, ये वाला। ठीक है, हाउएवर को हम देख लेते हैं क्या करना है। ठीक है, कंट्रास्ट की स्ट्रक्चर जो हमने पिछले लेसन नंबर 13 में की थी। ठीक है, ये क्या लगा हुआ हमारे पास, ट्रांजिशन, इसकी जगह पे हम कंजंक्शन लगा देते हैं। ठीक है, मान लो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लगाते हैं बट और येट, तो उसके आगे कॉमा लगता है, तो ये जो हाउएवर है, हाउएवर की जगह पे हम लिख देते हैं बट। क्या लिख देते हैं, बट, और इसके आगे लगा दो कॉमा। ठीक है, और बन गई ये स्ट्रक्चर। अब आप देखो ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन दोनों को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। हमने ऊपर वाली लाइन क्या लिखी थी, हमने लिखा था in some areas around the world there has always been a lack of fresh water, but this is now a global problem due to a growth in worldwide demand, full stop। और ये जो पूरा का पूरा येलो पोर्शन है, दोनों लाइंस हमने कंप्लीट कर दी, पहली लाइन को भी लिख दिया, सेकंड लाइन को भी लिख दिया। हमने कैसे लिखा मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया। ठीक है, बार बार आप देखिए। ठीक है, यही एक क्या है, कला है। आपको ये लेसन ये कैसे मैं लिख रहा हूं तभी अच्छी तरह समझ में आएगा जब भी आपको सारी स्ट्रक्चर्स आती हैं रीजन रिजल्ट की, जो कि हमने कवर की लेसन नंबर 9, 10, 11 में। ठीक है, तो आप जाइए 9, 10, 11, 12 देखिए, रीजन रिजल्ट के ऊपर हमने 4 लेसन बनाए हैं आधे आधे घंटे के।
ठीक है, तो 2 घंटे में आपको सारी स्ट्रक्चर समझ में आ जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कैसे करना है। आपका करना ही बहुत आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रीजन रिजल्ट का जो स्ट्रक्चर है 80%, 75 to 80% आपको वही मिलेंगी, चाहे स्टेटमेंट हो चाहे आप नीचे लिखने वाले हो। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि इसको कैसे चेंज करना है। हाँ, टेम्पलेट जो है वो बनाएंगे हम लोग, ठीक है, वो भी बनाएंगे। ठीक है, तो अभी हमने जो किया वो जस्ट हमने इंट्रोडक्शन की। ठीक है, हमने फैक्ट, ओपिनियन, टास्क हमने किया क्या कि यहां से इंट्रोडक्शन हम कर चुके हैं, जो कि फैक्ट को चेंज किया था। अब हम लिखेंगे थीसिस, दूसरी लाइन। क्या लिखने वाले हैं? थीसिस। और थीसिस कहां से आएगा? ये आएगा फोकस क्वेश्चन से। फोकस क्वेश्चन से आएगा जो कि आपने एनालाइज करते हुए बनाया, जो कि एनालाइजिंग क्वेश्चन वाले चैप्टर में हमने इस चीज को भी कवर किया था। ठीक है जी, तो अब हम थीसिस लिखने वाले हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता दूंगा कि थीसिस होता क्या है। ठीक है, जस्ट यहां पे दोबारा देखिए। ठीक है, अभी हम थीसिस लिखना है। थीसिस में हमने जो लिखना है वो हम वहां पे लिखते हैं कि हम करने क्या जा रहे हैं। हम करने क्या जा रहे हैं, जो हमसे पूछा गया है हम वही करेंगे ना। हमसे पूछा गया है कि कॉजेज बताओ, हमसे पूछा गया है कि मेजर्स बताओ, सॉल्यूशन बताओ, तो हम यहां पे जो नीचे BP1 BP2 में आगे आने वाले ऐसे में जो लिखेंगे वो हम यही तो लिखेंगे ना कि हम रीजन क्या है और उसके सॉल्यूशन क्या है, यही चीज लिखने वाले हैं ना हम लोग। ठीक है ना, तो यही इसी चीज को आप कैसे लिखोगे? आप लिखोगे, ठीक है, बहुत सारे रीजन हैं, वो सुनिए रीजन बताओ। आप बोलोगे बहुत सारे रीजन है, बढ़ती हुई डिमांड के, पानी की बढ़ती हुई डिमांड के बहुत सारे रीजन है। तो बताओगे भाई सोल्यूशन बताओ, बहुत सारे सोल्यूशन है, बहुत सारे सोल्यूशन है। गवर्नमेंट के पास भी बहुत सारे सोल्यूशन है, इंडिविजुअल के पास भी बहुत सारे सोल्यूशन है। इसी को थीसिस बोलते हैं, इसी को तो थीसिस बोलते हैं। आपने सिर्फ एग्जामिनर को हिंट देना है कि आप करने क्या जा रहे हो नीचे, और नीचे आप वही करोगे जो आपको टास्क में पूछा गया। ठीक है ना, तो जैसे कि यहां पे पूछा गया कि कारण बताइए, बोलोगे आप बहुत सारे कारण हैं। और यहां पे पूछा गया कि आप सॉल्यूशन बताइए, तो बोलेंगे कि हम बहुत सारे सॉल्यूशन है। ठीक है, तो बोलेंगे गवर्नमेंट और इंडिविजुअल के पास है, हाँ गवर्नमेंट और इंडिविजुअल के पास बहुत सारे सॉल्यूशन है। बस इसी को आप इंग्लिश में लिखो, बात खत्म, इतनी सी बात है। तो हम लिखें, करते हैं फिर स्टार्ट। ठीक है, तो मैं अभी इसको कैसे लिखूंगा? ठीक है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इंक्रीज, हम मैं थीसिस लिखने जा रहा हूं। क्या लिखने जा रहा हूं? थीसिस। ठीक है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इंक्रीज डिमांड, मैं यहां पे लिख देता हूं सर्वल factors have led to this increase। ये दिस इंक्रीज का मतलब क्या है? इंक्रीज इन फ्रेश वाटर, इंक्रीज इन डिमांड ऑफ फ्रेश वाटर। तो मैं दिस इसलिए लिख दिया क्योंकि हमने ऊपर बात कर चुके हैं ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड डिमांड, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो सर्वल फैक्टर्स, फैक्टर्स का मतलब क्या होता है? रीजन। सर्वल का मतलब क्या होता है? मैनी, बहुत सारे रीजन हैं, मैनी रीजन। ठीक है ना, लॉट ऑफ कॉजेज। यहां पे कॉज पूछा, कॉज को आप फैक्टर भी लिख सकते हो, रीजन भी लिख सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारे रीजन है जिसके साथ ये इंक्रीज हुआ है। सब फैक्टर्स हैव लेड टू दिस इंक्रीज, इजंट इट? आगे देखिए, परंतु अभी देखिए, अगर कारण है हमारे पास तो उसका हमारे पास सोल्यूशन भी है। रीजन और सोल्यूशन ये एक दूसरे के उल्टे हैं, तो मैं यहां पे एक क्या लगा रहा हूं? कंट्रास्ट लगा रहा हूं। बट देयर आर सॉल्यूशंस, देयर आर मेजर्स। आप सॉल्यूशंस भी लिख सकते हो। ठीक है, सॉल्यूशंस किसके पास है? देयर आर मेजर्स। ठीक है, देयर आर मेजर्स दैट कैन बी टेकन, या फिर यहां पे लिखा हुआ है कि कौन ले सकते हैं? गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल्स। ठीक है, देयर आर रीजंस, देयर आर मेजर्स दैट, कौन कौन ले सकता है? द गवर्नमेंट्स एंड
individuals कैन टेक, ले सकते हैं, टू, यहां पे लिखा है टू रिस्पॉन्ड दिस प्रॉब्लम, हम लिखेंगे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, एक ही बात है, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, फुल स्टॉप, बन गया, थीसिस हो गया, थीसिस। तो several factors have led to this increase। उसने पूछा क्या कारण है इस इंक्रीज के, बहुत सारे रीजन है इस इंक्रीज के। देयर आर several factors that have led to, यहां पे led to मतलब lead to लगाया आप, there have resulted in लगा सकते हो leads to लगा सकते हो, caused लगा सकते हो, several factors have caused this increase, ठीक है, but there are measures, परंतु solutions हैं, ठीक है। इसने बोला क्या सॉल्यूशंस हैं, कहते हाँ सॉल्यूशंस हैं, किसके पास है, ठीक है ना, वो गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल्स कैन टेक टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, जो कि गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल्स कर सकते हैं। हमने यहाँ पे सिंपल करके ले दिया, इसी को तो थीसिस बोलते हैं भाई। आपने देखा होगा जब ना आपके फ्रेंड्स में देखा होगा, बच्चों में देखा होगा कि एक दूसरे से लड़ते हैं ना जब वो, ठीक है ना, तो बोलते तुम क्या कर लोगे, मैं बहुत कुछ कर लूंगा, तुम क्या कर लोगे, मैं बहुत कुछ कर लूंगा, ठीक है। तो उसी बात को तुम्हें क्या पता है, मुझे बहुत कुछ पता है, ठीक है, तो तुम कहां जा रहे हो, मैं कहीं पे भी जाऊं, ऐसे करके मतलब उसी बात को बताना भी नहीं है, लेकिन जस्ट इंडिकेट कर देना भी हाँ मुझे तो सब कुछ पता है। तो उसने बोला कॉजेज क्या है, बहुत सारे कॉजेज, उसने बोला सोल्यूशन क्या है, बहुत सारे सोल्यूशन है, यही थीसिस है, आपने उसी को ही इंग्लिश लैंग्वेज में लिख देना है, तो यही थीसिस है, ठीक है जी, समझ में आ गया। अब जो है मैं आपको जो कुछ भी बताया, देखिए अभी साफ साफ लिख दिया यहां, देखिए स्टार्टिंग में हमने यही लिखा था, इन सम एरियाज अराउंड द वर्ल्ड देयर हैज ऑलवेज बीन अ लैक ऑफ फ्रेश वाटर, ये पहली लाइन का हो गया। फिर इसके बाद हमने हाउएवर को बट में चेंज किया, आगे कॉमा लगाया, बट दिस इज नाउ अ ग्लोबल प्रॉब्लम, यहां पे दिस इज नाउ अ ग्लोबल प्रॉब्लम कर दिया, ठीक है, ड्यू टू विच चीज उड़ा दिया यहां पे, ड्यू टू द ग्रोथ इन वर्ल्ड वाइड डिमांड, हमने ये पहले दो का यही बनाया था, बिल्कुल सेम टू सेम वही लिखा हुआ है। आगे देखिए जब हमने थीसिस लिखा तो क्या लिखा, several factors have led to this increase, यही लिखा सेम टू सेम, बट देयर आर मेजर्स, परंतु मेजर्स हाँ हैं, क्या, दैट गवर्नमेंट्स एंड इंडिविजुअल्स कैन टेक टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, जो कि गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल्स ले सकते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। समझ में आ गया। ये जो पूरा का पूरा जो है, ठीक है, ये ग्रीन पार्ट जो है ये है इंट्रो लाइन, जर्नल लाइन, और ये जो ब्लू पार्ट है ये है थीसिस, और ये जो पैराग्राफ हमने लिखा ये हमने लिखा जस्ट, ठीक है, इंट्रोडक्शन पैराग्राफ। अब मैं आपको बताता हूं कि भाई टेम्पलेट लाइन कैसे बनती है और टेम्पलेट्स को कैसे यूज करना है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने अगर ठीक है आपको ये जो बताया ये वाला सेम टू सेम हम उसको बिल्कुल ऊपर लिख दिया, जो हमने अभी पैराग्राफ, इंट्रोडक्शन पैराग्राफ लिखा। आपने जस्ट ये चीज चेक करनी है कि यहां पे कौन से फ्रेजेस या कौन से ऐसी लाइंस हैं, सेंटेंसेस हैं जिसको हम किसी भी ऐसे में लिख सकते हैं जो कि टास्क से इंडिपेंडेंट है। अब जैसे कि देखो यहां पे लिखा हुआ है इन सम एरिया, ठीक है, अब आप देखिए यहां पे लिखा हुआ है इन सम एरिया अराउंड द वर्ल्ड देयर हैज ऑलवेज बीन अ, यहां तक ये आप कहीं पे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इसको आप टेम्पलेट लेट समझ लीजिए। आगे लैक ऑफ फ्रेश वाटर, ये जो है ये टास्क स्पेसिफिक है, बट ठीक है, परंतु ठीक है ये तो जो है आपको पता है रीजन, रिजल्ट और कंट्रास्ट के एलिमेंट्स हैं, कनेक्टर्स हैं, इसको तो आपको ध्यान रखना ही है। फिर इसके बाद दिस इज नाउ अ ग्लोबल प्रॉब्लम ड्यू टू अ ग्रोथ इन वर्ल्ड वाइड डिमांड, ये सारा का सारा जो लाइन है हमने टास्क से लिया हुआ है, ठीक है जी। तो ये टास्क स्पेसिफिक है। तो जस्ट आपको ये जो फर्स्ट जो लाइन आपको दिख रही है ये आपको गाइडिंग सेंटेंस है, गाइडिंग लाइन है, ये टेम्पलेट लाइन है। इसके बाद देखिए
several factors have led to this increase, several factors have led to तक आगे this increase जो भी टॉपिक चल रहा है, ठीक है, जिसके बारे में बात हो रही है वो है, but there are solutions measures that government and individuals can take to this problem। ये आप पूरा का पूरा लिख सकते हो। अगर मैं आपको साफ साफ यहां पे बताऊं, ठीक है, टेम्पलेट जो है, ठीक है, आपकी ये बनेगी, जबकि ठीक है ना, इन सम एरियाज अराउंड द वर्ल्ड देयर हैज ऑलवेज बीन अ डैश बट डैश, several factors have led to dash but there are measures that government and individuals can take to solve this problem। अब आपको ये जो है स्टार्टिंग कैसे करनी है, बीच में कहां से स्टार्ट करना है, आखिर क्या होगा, ये सब कुछ आपको टेम्पलेट लाइंस गाइड करती हैं। ये जो बीच में लाइंस और फ्रेजेस हैं ये टास्क से इंडिपेंडेंट है, लेकिन टास्क स्पेसिफिक जिस चीज की बात हो रही है, जिस आइडिया की बात हो रही है, जो आप ब्रेनस्टॉर्म प्लान कर रहे हो, वो आप डैश डैश यहां पे जो फिल इन दी ब्लैंक्स हैं, ये जो ब्लैंक्स हैं इनमें आप फिल करेंगे। ठीक है जी, तो आपको जस्ट ये दे दी जाती है, ठीक है, कि आप इसमें फिल कीजिए, आप नहीं फिल कर पाओगे। आप इन ब्लैंक्स को, अगर आपको ग्रामर नहीं पता और आप इसको रट्टा लगाओगे, रट्टा लगाने की भी जरूरत नहीं है। अब ये जो टेम्पलेट है ये आपने खुद फॉर्म की है, हमने फर्स्ट स्लाइड से, लेक्चर से, स्टार्टिंग से अभी तक यहां तक पहुंचे हैं। हाँ, इसको आप बहुत जगह पे यूज कर सकते हो। समझ में आ गया? तो देखिए ये टेम्पलेट है, जबकि यहां पे ऊपर जो लिखा हुआ है ये ऐसे लिखा हुआ है, ये स्पेसिफिक लिखा हुआ है, इसमें हमने ये जो फिल इन दी ब्लैंक्स है उसको भी हमने कवर किया हुआ है। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है जी। तो इस प्रकार जो है वो टेम्पलेट बनती हैं, ठीक है। इसको आप और भी रिफाइन कर सकते हो, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है दैट गवर्नमेंट्स एंड इंडिविजुअल्स कैन टेक, अभी गवर्नमेंट और इंडिविजुअल की बातों पर टास्क में हुई है, आपने मान लो कि ये गवर्नमेंट और इंडिविजुअल्स यहां से निकालना है, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हमने लिखना, हमने तो एक कॉमन सी लाइन बनानी है जो कि सब में फिट हो जाए। तो जस्ट क्या कीजिए, इसको आप पैसिव में लिख दीजिए, दैट, यहां पे आ जाएगा दैट कैन बी टेकन, ये जो दैट के बाद ये जो है यहां से लेके ये जो है इसको आप पैसिव में लिख दो, ये जो दैट कैन बी टेकन कर दो, यहां पे आप लिख दोगे दैट कैन बी टेकन। देखिए बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। बाय गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल मत लिखो, तो सिंपल क्या आ जाएगा, several factors have led to this, led to dash but there are measures that can be taken to solve this problem। खत्म, ठीक है। तो आप अपने माइंड से चल रहे हैं, समझ में आ गई बात? तो अपनी टेम्पलेट आप खुद बना सकते हो। मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं यहां पे कुछ भी आपको मैं रट्टा लगाना मतलब मगअप करने के लिए नहीं बोल रहा, पहले समझो, बनाओ, फिर इसके बाद उसको आप यूज करो, बहुत आसानी से आप कर पाओगे। मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। प्लीज इसके आप नोट्स बनाइए। आने वाली क्लासेस में हम, जैसे कि आज हमने कॉज और सॉल्यूशन का किया, ठीक है, अभी नेक्स्ट हम देख लेंगे कोई एग्री डिसएग्री उठा लेंगे, मान लो कोई भी टास्क उठा ली, उसका देख लेंगे कि इंट्रो और थीसिस कैसे लिखना है, ठीक है जी। और फिर इसके बाद उसकी टेम्पलेट लाइन भी हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ओके, कि आप उसको कहीं पे भी यूज कर सको, ठीक है जी। तो इस प्रकार आपने सभी टास्क की, क्योंकि इनमें थोड़ा थोड़ा फर्क रहता है, थोड़ा थोड़ा फर्क रहता है, तो उनको आपको ध्यान में रखना है और आपके पास आपकी खुद की बनाई हुई टेम्पलेट लाइन रहेगी और आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और टास्क स्पेसिफिक चलते हुए आपको रीजन रिजल्ट के बारे में पता है, आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग प्लानिंग के बारे में पता है, आइडियाज कैसे डेवलप करने हैं वो पता है, तो आपको ऐसे लिखने भी कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो मैंने आपको बेसिक्स बताए हैं, आज कवर करने की कोशिश की है, और अगली क्लास में, ठीक है, इसी कंसेप्ट को और अच्छी तरीके से बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर आप चाहो तो किसी और टास्क के ऊपर, ठीक है, हम इंट्रो पैराग्राफ ही लिखेंगे, फिर इसके बाद BP1 लिखेंगे, फिर BP2 वाला पैराग्राफ की अलग अलग वीडियो रहेगी, कंक्लूजन लिखेंगे, ठीक है। और अगर आपको ये सब कुछ आपने देख लिया
तो आपको पता चल जाएगा कि असल में करना क्या है, हमारे पास क्या होना चाहिए, प्रिपरेशन करनी कैसे है, कैसे हाईएस्ट बैंड स्कोर आपने लेने हैं। ठीक है, चाहे आप आइल्स कर रहे हो, चाहे आप पीटी कर रहे हो, फॉर्मेट सेम ही है इसका। जब आप राइटिंग करते हो तो आपको बहुत आसानी से जो आपका भी जो भी टारगेट है आइल्स पीटी में आप ले पाओगे। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।